हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, आज हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में 2022 का जो एक आपका जो पहले पेपर हो चुका है, मैं उसी को लेकर आया हूँ। आज सबसे पहले इस पेपर के अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे कि जो हमारा सोशोलॉजी का पेपर है, बेसिकली अपने आप में सब्जेक्ट है और कुछ अपने आप के जो है मीनिंग को रखता है। सबसे पहले हम आपका पेपर को देखते हैं, उसी का एनालिसिस हम लोग आपका करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तो ये आप देखेंगे जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो ऐसा पेपर आपको मिलता है 10th क्लास में। और इस पेपर को आप देखते हैं, हाँ, तो आपको रोल नंबर फिल करना पड़ता है। मान लीजिए कुछ भी आपका रोल नंबर है, जो भी आपका, मान लीजिए एक मैंने आपका रैंडम एक रोल नंबर लिखा, इस तरीके से आप लोग फिल करते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपको थोड़े से 5 मिनट पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने होते हैं कि हम लोग जो हमारा पेपर है बेसिकली है क्या इसके अंतर्गत। तो कुछ इसमें आपके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। सबसे पहले हम दो चीज पढ़ते हैं इसमें महत्वपूर्ण तरीके से, ये भी पता हो कि आप किस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे क्या पूछते हैं कि आज किस चीज का पेपर है, तो या तो वो वैसे मजाक में पूछते हैं या फिर ना रियल में नहीं पता होता है। तो सोशोलॉजी का पेपर हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास का, सोशल साइंस। क्लियर है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारा जो भी आपका पेपर होगा ये 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का हमारा पेपर है। क्लियर है। इस 3 घंटे के आपका पेपर में हम लोग 80 मार्क, यानी कि 80 नंबर का हमारा बेसिकली ये आपका पेपर होने वाला है 3 घंटे का। और कुल मिलाकर आप इसको देखोगे, उसमें जैसे साफ साफ लिखा है कि इसके अंतर्गत इसके कुछ डायरेक्शन है, कुछ इसके निर्देश दिए गए हैं पेपर के, जिसमें लिखा है इसके में कुल आपका 29% है। कितने हैं? 29% है। सेम इस तरह का ही मॉडल पेपर, ये मान लीजिए अब तो आपका प्रीवियस पेपर हो गया। अब तो आप जब बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे तब आपको मिलेगा। कह रहे हैं कि 29% है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अनिवार्य का मतलब है कि आपको 29 के 29 प्रश्न आपको करने हैं। कितने घंटे के अंदर? 3 घंटे के अंदर। और ये कब कर पाओगे? जब आप 1 महीना पहले आप अपने इस प्रश्न की अभ्यास करना आप लोग शुरू कर दोगे तो ही कर पाओगे। क्लियर है। कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने दिखाए गए हैं। कह रहे जो भी आपका प्रश्न आपको दिया गया है वो प्रश्न कितने नंबर का है, उसके अंक जो है आपके सामने आपको पेपर में दिखे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहीं से दिखाता हूं। अब देखिए, ये पहला प्रश्न है और आपके सामने है। क्लियर है कि भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? ऑप्शनल क्वेश्चन है और 1 नंबर का है, सामने लिखा है 1 नंबर। तो जितना भी कोई क्वेश्चन कितने नंबर का हो वो अंक उसके सामने लिखा होगा। तो हमको करते समय ये भी ध्यान देना है कि हम कितने अंक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो जो हमारे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको हमने बिल्कुल प्रिसाइज लिखना होता है, टू द पॉइंट। कुछ बड़े होते हैं उनमें छोटी सी राम कथा चल सकती है, छोटी मोटी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी आप राम कथा लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 लाइन के क्वेश्चन में या तो आपको ऑप्शनल मिलेगा या सीधा आपसे टू द पॉइंट पूछेगा। और वो क्लियर तब होगा जब आपने वो लैंग्वेज लिखना शुरू किया है, आप जानते हैं, आपने प्रैक्टिस की है, आपने 150 क्वेश्चन लिख लिए हैं। मान लीजिए आप अभी 1 महीना पेपर का है आपका, 20 22 दिन 25 दिन जो भी है, अगर आप उससे पहले रोज प्रैक्टिस करते हैं 1 1 घंटा किसी भी एक पेपर की, मान लीजिए आप इंग्लिश का उठा लिया, आपने आज आपका सोशल साइंस का पेपर है, आपने इसको उठा लिया, किसी और चीज को, ऐसे अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो मान लीजिए आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से अभ्यस्त है। बस आपको बैठ के पेपर में लिखना है, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि 1 से 10 तक प्रश्नों में, 1 से 10 तक के जो आपके क्वेश्चन है वो सारे कैसे हैं? 1 अंक वाले हैं। और प्रत्येक का उत्तर जो है एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। या तो वो आपको ऑप्शनल में दे रखा है एक शब्द में होगा, या फिर उसके आंसर कैसे लिखने, एक वाक्य में। हम लोग ट्राई करेंगे, लिखे कैसे जाएंगे। प्रश्न 11 से 18 में जो क्वेश्चन लिखे वो आपके 3 नंबर के हैं और इनको 80 शब्दों में लिखना है। यानी कि 3 नंबर कितने लिखना? 80 शब्द में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 80 शब्द गिनते कैसे हैं और क्या ए आ उ क्या की मात्रा को गिन के हम लोग 80 करेंगे। ठीक है। कि जो बच्चे पीछे बैठे, बेटा आगे आके बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ बच्चे सभी। और अगला लिखा है कि प्रश्न 19 से 28 तक में 4 4 अंक हैं और ये 100 शब्दों में लिखा है। उसके बाद 29 नंबर है जो मान से संबंधित है और इसको भी हम लोग देखेंगे। और प्रथम प्रश्न का आरंभिक कीजिए और अंत तक जो प्रश्न नहीं आता उस पर आपका उसे नष्ट ना कीजिए।
ये कुछ इंग्लिश हिंदी में मिलेगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और हम इसको देखेंगे, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लगाई गई। तो इसमें शताब्दी दी है और आपको पता है ये चैप्टर में आपको पढ़ाया था, पुर्तगाली के समय मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत में आपका प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे हुआ है। ये उसी चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। चलिए कौन बच्चा बताएगा, यही पता लग जाएगा बच्चों आपको। है कोई बच्चा जो बताए? चलिए एक कोई भी आंसर आप लोग शेयर करें। अच्छा चलिए ऐसे करते हैं, कितने बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, हाथ खड़ा करें। आप बोलिए मत, ऐसे ही बता दीजिए कितने बच्चे कह रहे हैं कि ए आंसर होगा, हाथ खड़ा करें। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लगाई गई, ठीक है ए वाले, ठीक है बहुत अच्छे, हाथ नीचे कर लो। बी वाले ऑप्शन कितने बच्चे हैं, देखिए मुझे समझ आ गया कि ए ऑप्शन आपने बोल दिया, हाथ नीचे कर ले कोई दिक्कत नहीं। बी वाले कितने बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं बी होगा इसका आंसर, कोई हाथ खड़ा करे बी वाला, कोई नहीं है, एक बच्चा बी वाला ऊपर स्कूल से, ठीक है। सी में, सी वाला बच्चा जिसको लगता है सी में सी होगा इसका आंसर, हैंड रेस करें। चलिए डी वाला कोई बच्चा, तो जिन बच्चों ने ए किया है उनका आंसर सही है, क्या सही है, ए आंसर सही है, ठीक है शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अब ये आपको देखना है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, बताइए बच्चों कौन सी नहीं है इनमें से। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, चावल, मक्का, गेहूं, मूंगफली। कितने बच्चों को लगता है इसमें कि जो आंसर है ए होगा, हाथ खड़ा करें। ए ऑप्शन वाले बच्चे, ए वाले हाथ खड़ा करें जिन्हें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए होगा, 1 होगा। 2 वाले हाथ खड़ा करें, ठीक है, अरे वाह। सी वाले खड़ा करें जिन्हें लगता है सी होगा, कम बच्चे हैं सी वाले। जिन्हें लगता है डी होगा, चलिए फिर भी आंसर आप देख लीजिए, आंसर होगा व्हीट यानी कि गेहूं। आंसर क्या होगा, गेहूं। अब देखिए जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं आप अब जाकर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो खरीफ रबी की फसल है ये कब बोई जाती है, काटी कब जाती है, नॉर्मल इतना पता होना चाहिए कि हम इनको कब बोते हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक हम बोते हैं और मई जून के आसपास काटी जाती है, इतना नॉर्मल आप ध्यान रख लेंगे ना तो हो जाएगा। मतलब अगर पूछता है खरीफ की फसल कब बोई काटी जाती है तो एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी आपका रेडी हो जाएगा। या इसको सीधा वन लाइन में दे दे कि बताइए खरीफ मौसम की बुआई और कटाई का समय कब है, तो आपका आंसर क्लियर होगा। तो आप आराम से लिख सकते हैं, चाहे ऑप्शन में आए चाहे आपको वैसे आए, कोई इश्यू ही नहीं है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग इस पर पढ़िए, अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब इसमें कुछ नहीं दिया था कहां आरक्षण है, लेकिन ऑप्शन दिए हैं लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा और आपका पंचायती राज यानी कि जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत चलती है। अब आप मुझे बताइए, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितने बच्चों को लगता है कि इसका आंसर पहला होगा, हाथ खड़ा करें फर्स्ट आंसर वाले। दूसरा होगा, हाथ खड़ा करें दूसरे वाले ऑप्शन में कितने बच्चे बता रहे हैं। तीसरा होगा, हाथ खड़ा करें। चौथा होगा, हाथ खड़ा करें। अरे वाह आप तो सुपर हो भाई, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। फिर तो 80 में तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी से ही आपके कम से कम 75 प्लस हो जाएगा, जैसे आप बता रहे हो ताबड़तोड़ आपका बैटिंग कर रहे हो। अरे वाह बहुत अच्छे। चलिए अब ये है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए जब भी आप पढ़ें सबसे पहले, अगर आपको आंसर आता भी है, पहले पूरा प्रश्न पढ़िए और अच्छे से प्रश्न पढ़ने के बाद चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप उसका आंसर दीजिए तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है, चलिए पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, आप मुझे बताएंगे। तो ए ऑप्शन के साथ कितने बच्चे हैं, हैंड रेस करें जिन्हें लगता है ए आंसर होगा, हैंड रेस करें। बी ऑप्शन वाले बच्चे हैंड रेस करें। सी वाले बच्चे हैंड रेस करें। डी वाले बच्चे हैंड रेस करें। डी वाले, चलिए जिन बच्चों ने सी किया है इसका आंसर सी है, एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। चलिए
किसी को पूछना है जो बच्चों को नहीं समझ आया है? एक बार जितना हम लोग अपना कर चुके हैं, अभी हम लोग 4 क्वेश्चन पर आगे बढ़ चुके हैं। इतने हमने 4 ऑप्शंस को देखा है। कुछ पूछना है एक बार, फिर जो बच्चे अभी अपनी क्लासों में बैठे उनको देखना है, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, ये क्या था? ये सीधा ऑप्शनल रूप में था। कैसा था? ऑप्शनल। सीधा 1 लाइन में हम लोग आपका टिक कर रहे थे। इसमें आसानी क्या होती है कि अगर आपको आता है तो आपका एक नंबर बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल 100% मिल जाएगा। थोड़ा समस्या ये कर देता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हमको सीधा एक लाइन में आंसर लिखना होता है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन फ्लड क्या है? चलिए कौन बच्चा बताएगा ऑपरेशन फ्लड के बारे में? माइक लीजिए, डरिए मत, सीधा बोले सर ऑपरेशन फ्लड ये है। कोई जरूर नहीं इतना लंबा एक्सप्लेन दे आप, छोटा सा आंसर की सर ऑपरेशन फ्लड ये हो सकता है। कोई भी बच्चा, जुड़ने में क्या दिक्कत है? आप यहाँ बताएंगे, सब बच्चे सुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वहां तो परीक्षा में तो आपका रिजल्ट सामने आएगा ही लोगों के। तो अगर आता है तो माइक लीजिए, बोलिए सर ये है, गलती होगी तो उसको आपका सुधार कर लेना, क्या दिक्कत है? नहीं आता तो सर नहीं आता, उसमें क्या है। चलिए चलिए एक काम करिए, एक पैटर्न तो ये है कि माइक लीजिए, आंसर बताइए। और दूसरा पैटर्न बहुत आसान है जो आप खुद कर सकते हैं, आप मुझे भी चेक मत कराइए। दूसरा पैटर्न पता क्या है? आप लोग अपनी कॉपी का एक पन्ना लीजिए, क्लियर है, और ऑपरेशन फ्लड क्या है उसका आंसर खुद लिखिए अपनी कॉपी में। और फिर मैं आपको थोड़ा सा जो इसका की पॉइंट है मैं बता दूंगा, भैया फ्लड ऑपरेशन इससे संबंधित है। आप उसको लैंग्वेज में कहा की कैसे करके अपनी भाषा में कर सकते हैं। मतलब मेनली ये है कि मैं आपको एक शब्द, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जो बच्चे नहीं बता रहे वो आपका लिख लें, प्रैक्टिस करिए। बोलिए बेटा। सर जी सर, आप तीसरा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? ये देखिए, इसका ना थोड़ा सा आप अगर समझोगे इसे, तो ये कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये व्यवस्था का थोड़ा क्वेश्चन है कि महिलाओं को कहां पर 33% आरक्षण दिया गया है। ये पूरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि महिलाओं को 33% सीटें कहां आरक्षित हैं? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज में। तो आप देखोगे तो ग्राम पंचायतों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाए। ठीक, अब ये सिंपल क्या दे दिया कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है, तो इसका ये मतलब है कि इनमें से, यानी कि लोकसभा। थैंक यू सर तीसरा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं थोड़ा बता दूं आपको, देखिए लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा और ग्राम ये पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, क्लियर है। अब ऑप्शन कहां बचते हैं? 1 2 3। देखिए 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो आपको ऑटोमेटिक ही आपका एलिमिनेट करना है, उसे खत्म कर देना। आपको दिख जाएगा ये है ही नहीं। अब लोकसभा, विधानसभा या ग्राम पंचायत। अब विधानसभा कहां होती है? आपका राज्य में। अब ये क्या है? पंचायती राज, आपके जो गांव में प्रधान बनते हैं, क्लियर है, बीटीसी मेंबर बनते हैं, जिला पंचायत सदस्य लड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये आपके पंचायती राज वाले हैं सारे, ठीक है। और ये है आपका लोकसभा, यानी कि संसद के विषय में पूछ रहा है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो पंचायती राज में ही महिलाओं को आरक्षण था, अब आपका लोकसभा विधानसभा में भी हो गया। चलिए ये हमारा बात का मुद्दा नहीं है, लेकिन जो हम अपने मुद्दे से ना भटके, हम चलते हैं ऑपरेशन फ्लड पे। तो सब लोग अपनी कॉपी में ऑपरेशन फ्लड को लिखिए। आप मुझे भले चेक मत कराइए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, पढ़े हैं, तो केवल इतना मोटिव होना चाहिए कि जो हम सही करें वो हमारे लिए है, गलत करें तो भी हमारे लिए है। तो आप कम से कम इसको आप अपनी कॉपी में आप लिखिए। एक देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन फ्लड लिखना है, आप करते रहे जो बच्चे कर रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड का हमको आंसर लिखना है, तो अपना जो भी आपने लिखा है आंसर इस तरह से आपका लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हो गया, फिर मैंने दूसरा बोला, आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इससे क्या हो जाएगा? आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करें। कितने बच्चों ने लिख लिया ऑपरेशन फ्लड? लास्ट 30 सेकेंड 40 सेकेंड दे रहा हूं, चलिए 1 मिनट है पूरा, ठीक है, आपने लिख लिया, अच्छी बात है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है या ऑपरेशन फ्लड है क्या। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और बस लिखते रहिए। शाबाश। देखिए कुछ बच्चे ऐसे खाली क्वेश्चन मिला और अपने लिखने बैठ गए, ये सबसे अच्छा तरीका है कि हमें दूसरे को नहीं दिखाना, खुद देखिए सेल्फ चेक। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं या भी आप कोई भी मॉक लगा रहे होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है कि हम अपने आप को सेल्फ चेक कर सकें कि जो हमने पढ़ा है वो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है अब तक।
क्या हम लोग उसको लिख पा रहे हैं? अब मान लीजिए आपको आता सब कुछ है कि ऑपरेशन फ्लड है क्या, लेकिन आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा उसका? तो मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप, जैसे मैंने दिखाया ऑपरेशन फ्लड, तो आप इसको मत लिखिए, आप सीधा आंसर लिखिए कि ऑपरेशन फ्लड ये है, और एक पीछे पेपर पे कहीं भी कि चलो इस बहाने प्रैक्टिस होगी हमारी, आधा घंटा हमें लिखने का अभ्यास बन गया। करिए जल्दी, जो बच्चे रह गए हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। हो गया? चलिए देख लीजिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड है आपका दूध से संबंधित, दूध क्रांति से। क्लियर है? किससे संबंधित है? दूध की क्रांति से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके आपके जनक हैं। ऑपरेशन फ्लड, और क्या है कि भारत में डेयरी विकास उद्योग को मजबूत करना इसका प्रमुख कार्य है। यानी कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपका दूध से संबंधित है और डेयरी विकास कार्यक्रम को मजबूत करना या आगे बढ़ाना। ठीक, और भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। आप एक जानकारी और अच्छा दीजिए। अब ऑपरेशन फ्लड आपने बता दिया दूध से संबंधित है, क्लियर है, डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देता है, और साथ में क्या लिख दिया कि भारत विश्व का सबसे दूध उत्पादक में प्रथम स्थान है। अब जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, मान लीजिए मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, आपको समझ के देखिए, आपने मेरे को बोल दिया कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, मैंने सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है पेपर में, मैं कॉपी चेक करने के लिए आया, मैंने देखा कि ऑपरेशन फ्लड में बच्चे ने लिखा है कि ये आपका दूध से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से, और डेयरी विकास कार्यक्रम को आपका इसको बढ़ावा देता है, और अगली लाइन कोमा लगा के लिखा है मैंने कि भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान। तो मैं देख के क्या कहूंगा कि वाह, इस बच्चे ने बहुत शानदार आंसर लिखा है। और आप ऐसे 3-4 आंसर लिख दीजिए, तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है ना, बच्चों ध्यान दो, ध्यान दीजिए, पीछे जो लड़कियां बैठी हैं बेटा ध्यान दे लो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो आप आज इस स्टेज में बैठे हो, मैं कई साल पहले पास कर यहाँ खड़ा हो गया हूं, तो जो गलती हमने करी है एटलीस्ट आप लोग ना करें, है ना। अब मान लीजिए मैं अगर टीचर हूं, अगर आपने मेरे को 5-7 क्वेश्चन के आंसर बड़े अच्छे दे दिए, तो मेरे दिमाग में एक माइंड में आपका पिक्चर बन जाएगी, ये बच्चे की क्वालिटी कॉपी बहुत अच्छी है, तो मैं कुछ चीजों को ना आपकी इग्नोर भी कर सकता हूँ, छोटी मोटी चीज कि चले कोई बात नहीं, छूट गया होगा, मिस्टेक रह गई होगा। क्लियर है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, डेयरी विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? जल्दी करें, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? लिखिए। शाबाश, बहुत अच्छे, अरे वाह बहुत अच्छे बेटा, दिख गया, धन्यवाद। देख लिया बेटा, मैंने देख लिया, जीआईसी वेथ आपको देख लिया मैंने, शाबाश। नीचे आ जाइए कैमरे से आप, शाबाश। बस आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी कॉपी पे ट्राई करें, बस वहां से खड़ा कर दें, मैं समझ जाऊंगा। चलिए शहरीकरण को लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए, जल्दी करें। शहरीकरण क्या है? हो गया, एक लाइन का आंसर था कि शहरीकरण का मतलब है गांव के लोगों का शहर की ओर प्रस्थान करना, जाना अर्बन एरिया में, या शहर की वृद्धि से। क्लियर है? और अगर आप इसको और बड़ा करके लिखोगे तो आप लिखोगे, हम शहर की एक आपका परिभाषा दी है, उस परिभाषा के अनुसार साफ साफ लिखा गया, हम शहर उसको कहते हैं जिसके 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे होते हैं, गैर कृषि कार्य में लगे हो। क्लियर है? उनको हम क्या पूछे तो क्या कहते हैं हम, और जो लोग 400 वर्ग किलोमीटर के क्या रहते हो, एरिया में रहते हो, घनत्व जो कितना हो 400 वर्ग किलोमीटर, तो उसको हम शहरीकरण की परिभाषा में डिफाइन करते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपका वन लाइनर है, तो हमको साथ में ये भी देखना है कि क्वेश्चन कितने अंक का है और कितने शब्दों में पूछा है, और यही अगर 3 नंबर में दिया होता तो चीजें बदल जाती थोड़ी सी। और ये सबसे ज्यादा आपको जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन नंबर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, शब्दों के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, ये आपको बच्चों प्राइमरी देखना है। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे ना, यकीन मानिए वहां आपको समस्या ही नहीं होने वाली। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का, उसको 40 शब्द में लिख के आ जाते हैं, बताइए कहां से नंबर आएगा। और कोई आपका 5 नंबर का होगा तो उसको आपका बहुत लंबे में लिख देते हैं, 100 शब्द में। तो हमको मेन है जिस एग्जामिनर ने जितना हमसे पूछा है हम उसको उतना दें। मान लीजिए अगर लिखा है 80 शब्दों में, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम 80 में निमट जाए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे भले ही वो 70 या 60 में निमट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़े शब्दों की सीमा आपको सिखाई जाती है। तो शहरीकरण का प्राय आप लोग समझ सके हैं क्या, कि लोगों का गांव से शहर की ओर प्रवासन ही आपका शहरीकरण है, 1 नंबर के हिसाब से। अगला आप मुझे बताएंगे, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए, जल्दी लिखिए, शाबाश।
जीआईसी बेट, बॉम्बे हाई, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए। अरे वाह, पहले देख लिया था आपने इसका मतलब, बॉम्बे हाई। तो भारत का एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वर्तमान में बॉम्बे हाई। क्लियर है? ये क्षेत्र है जहां से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, या अपना जो भी आपका पेट्रोल है, डीजल है। और मैं आपसे पूछ लूं बेटा कि बॉम्बे हाई में कौन सी कंपनी तेल निकालती है, जनक बताना मुझे एक बार कि कौन सी कंपनी तेल निकालती है बॉम्बे हाई में, बताओ। चलिए छोड़ दीजिए, फिलहाल हम लोग अपना पेपर कर रहे हैं। चलिए, भारत के प्रमुख पेट्रोल क्षेत्र में बॉम्बे हाई। जिन बच्चों ने नहीं करा आप लोग लिख लीजिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? क्या पूछ रहा है? पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, और बच्चा लिखे कोई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, रख लो आप एक बार। ठीक है, आप दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए जो बच्चियां पीछे आई हैं, ठीक है, शाबाश। देखिए जीआईसी कोटियाल गांव के बच्चे हैं, मैं उनको क्वेश्चन बोलता हूं, वो लोग अपने नीचे लिख लेते हैं अपनी बुक में, बात खत्म। आपको यही काम करना है। जो बच्चे अभी आगे बैठे वो लोग भी, आप एक प्रॉपर लीजिए, प्रोफेसर अपना पूरा बोले, पेपर लिखें, उस पर एक क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर जैसे क्वेश्चन है उनके आंसर लिखते चले जाए। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्या कि जो लोग हम लोग लिख रहे हैं सर, उसका आंसर हमको बता रहे हैं और हमारा मैच कर रहा है। क्लियर है? और लैंग्वेज थोड़ी सी आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लिख लिया प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो आप करेंगे प्रति व्यक्ति आय का मतलब है किसी भौगोलिक क्षेत्र या देश के व्यक्ति की जो आय है, हम उसको पर कैपिटल इनकम कहते हैं। क्लियर है? किसी देश या व्यक्ति के द्वारा अर्जित की गई धनराशि व्यक्तिगत तौर पर, उसको हम क्या कहेंगे? पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। यानी कि किसी देश या भौगोलिक सीमा में एक व्यक्ति द्वारा आय की, अर्जित की गई आय को हम प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम कहते हैं, जो किसी व्यक्ति ने हासिल की। जैसे मैं हूं, मान लीजिए, और आप मुझसे पूछेंगे कि आपने सर आपकी पर कैपिटल इनकम कितनी है, मैं आपसे कहूं कि मेरी पर कैपिटल इनकम महीने की 70,000 है, 1,00,000 रुपए है, ये हो सकती है। साल की मेरी 20 लाख 50 लाख हो सकती है। तो ये इस तरह से मैंने कितना पैसा कमाया। क्लियर है? तो पर कैपिटल इनकम जब हम लोग निकालते हैं तो नेशनल इनकम अपॉन टोटल आपका क्या करते हैं, पॉपुलेशन से हम लोग उसको आपका डिवाइड कर देते हैं और हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, बोलो बेटा बोलो, माइक ऑन कर दे मैंने आपका। सर 8वां क्वेश्चन रिपीट करना था। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है मैं करता हूं। चलिए देखिए, प्रति व्यक्ति आय से मतलब है किसी देश या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश या भौगोलिक सीमा में प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्योंकि वन लाइनर है, हमको केवल इतने शब्द में आपका लिख देना है और बस। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसकी लैंग्वेज 1 नंबर की हम लेंगे। ठीक, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं। चलो अभी जो बच्चे लिख रहे हैं, फिलहाल एक काम कीजिए, जिन बच्चों ने 8 नंबर का क्वेश्चन कर लिया है वो लोग आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर बढ़े आगे फटाफट। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस आपके स्कूल में हो सकती है, का उद्देश्य क्या है? जल्दी बताइए, एनएसएस क्या है? चलिए एनएसएस क्या है? अब देखिए आपके कॉलेज में, स्कूल में होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कितने बच्चों को पता है एनएसएस के बारे में? आपके स्कूल में एनएसएस है? जिनके स्कूल में होगी वो लोग लिख सकते हैं। चलिए फटाफट आंसर लिखिए इसका, जल्दी जल्दी करें आप लोग, जल्दी करिए। 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आंसर आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, तुरंत आप लोग उसका आंसर लिखे, देन अगर आपको नहीं आता तो आप डाउट पूछिए जैसे अभी बच्चों ने पूछा है, और देन आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एनएसएस का मुख्य कार्य क्या है? युवा छात्रों को सामूहिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्या करते हैं ये लोग? आपका अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। ठीक है, तो जो हमारे युवा आपके छात्र हैं उनको सामूहिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करना। क्या करते हैं हम लोग? हम लोग गांव गांव जाते हैं, भैया इस तरह से सफाई रखनी चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, मिलजुल कर एक टेंट लगाते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, पर्यावरण को लेकर आपका बढ़ावा, लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सामूहिक विकास कार्यक्रम है। क्लियर है? इस तरीके से
तो ये तो आपने सुपर कर दिया होगा। अब आप देखिए, फिर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया वापस से, ऑप्शनल आ गया तुरंत। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए कि अगर वन लाइनर पूछता है तो हम लोग वन लाइनर लिख देंगे, और अगर ऑप्शनल पूछता है ऑप्शनल लिख देंगे। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा में कौन अच्छा करता है, केवल दो प्रकार के व्यक्ति ही परीक्षा को अच्छे से करते हैं, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति वो अच्छे से करता है जिसे बहुत कुछ आता है, जिसने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, और एक व्यक्ति वो अच्छे से करता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा। क्लियर है? और एक व्यक्ति है उसने पढ़ा भी और नहीं भी पढ़ा, वो बीच में पजल हो जाएगा। अब इसे यही आंसर है, मान लीजिए, ध्यान दें आप, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन, ठीक है, हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, यानी कि आपदा प्रबंधन, दिखाना एक बार दोबारा दिखाना। कृषि मंत्रालय। शाबाश, कृषि मंत्रालय, बहुत अच्छा, ठीक है, माइक ऑफ कर लें आप, कृषि मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए, तो जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर सूखा और बाढ़ आपदन को कौन देखता है? कृषि मंत्रालय। अब जिस बच्चे ने पढ़ा है वो तो एकदम बता देगा, क्या बता देगा कि इसका आंसर कृषि मंत्रालय। अब जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो तो कुछ भी लगा देगा कि चलो सारे ही सही है मेरी तरफ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जिस बच्चे ने अगर पढ़ा है और वो सही गलत कंफ्यूजिंग में है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को एक तरफ रखिए, एक तरफा रखिए बिल्कुल, जो भी आंसर आप दें। अभी तक मैंने देखा ही बच्चों में आप में बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी, आपके अध्यापक लोगों ने बहुत आपका अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराई है। यकीन मानिए बहुत सही दिशा में आपकी तैयारी है। बस अगर कहीं कमी है थोड़ी सी, तो मैं ये मानता हूं कि आप घर जाकर रोज 1 घंटा एक पेपर को लिखिए। अब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बस आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको आज कोई एग्जाम, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपने उठाना है और आपको लिखना है, तो पहले उसको रिवीजन करिए अच्छे से, और नेक्स्ट डे उसको लिख डालिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना दीजिए। या आप मुझसे क्वेश्चन मांग सकते हैं कि सर आप मुझे कुछ मॉडल पेपर बना के दे दो, जिससे हम लोग घर जाके ट्राई कर लें, 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर वाले। अब देखिए, चलिए, अब आप कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क के रूप में ले जाइए और इनको घर जाकर लिखिए और लिख के लाना है। लिख लीजिए। देखिए, ये इसलिए है कि आप कम से कम मैं 4-5-6 क्वेश्चन आपको लिखा दूं और घर जाके आप उनको लिख लें। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो मुझे इनका आपको मॉडल आंसर देने पड़ेंगे तो एक काम चल पाएगा, या आप लोग, मेरी नेक्स्ट कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको मॉडल आंसर दूं इनके, ठीक है, ताकि पता लगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये वहां इसकी प्रिसाइज लैंग्वेज। अब देखिए, इसमें भी समझिए, मेरे ध्यान दीजिए बच्चों, शाबाश, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, शाबाश, बहुत सुंदर, बैठ जाइए बेटा, बहुत अच्छे। देखिए, इसमें लिखा है 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये बीच में लिखा है और या अथवा। इसका मतलब समझिए आप, ये कहना चाह रहा है ये 2 क्वेश्चन आपको मिले हैं, इन दोनों में से एक को करना है आपको, चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को कीजिए और चाहे तो इसको कीजिए। अब जोन सा आपको अच्छा आता है उसमें आपको 50-50 चुन लेना है कि भैया पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। अगर मैं इसको बड़ा अच्छे से लिख पाता हूं तो मैं इस आंसर को करूंगा, नहीं तो 19वीं सदी में भारत कपड़े के उद्योग में जो आपके गिरावट के कारण थे मैं उसको करूंगा। और आप अगर मुझसे पूछोगे कि सर आप अगर स्टूडेंट होते आप कौन सा क्वेश्चन करते, तो मैं ये बड़ा अच्छे से कर सकता। देखिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, अरे वाह, बहुत सुंदर, जीआईसी बेट, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, इस तरह से लिखिए। देखिए अभी बच्चों आप लोग लिख रहे हैं, आपने हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर ली, बहुत बढ़िया, अरे वाह। देखिए इस तरह से कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, और इस तरह से ही देखते हुए भी मुझे भी मन करता है कि यार बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, कुछ पढ़ाना चाहिए। अब देखिए सर बार बार कह रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, सर आप क्लास खत्म करिए। चलिए आज इस क्लास को यही रोकते हैं, 2 क्वेश्चन थे, दोनों में से एक करके आइए। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर जब भी मेरा आपका शेड्यूल में आ रखा है, जब भी मुझे मेरी क्लास होगी, जब भी मुझे आपका समय मिलता है आपको बताने के लिए, तो यकीन मानिए मैं आपको मॉडल पेपर के साथ उसके पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा। आप लोग पहले लिखेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, हमारा समय समाप्त हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे तैयारी। थैंक यू सर, अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने क्लैपिंग करी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।